हो जाएगा। जब सब अपने अपने उद्देश्य को पूरा कर लेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है, निश्चित हो जाता है। अतः उद्देश्यों के अभाव में संगठन अपंग हो जाता है। अगर उद्देश्य नहीं होंगे तो पता नहीं होता कि संगठन ने क्या करना, और उद्देश्य का निर्धारण जो है नियोजन के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके बाद नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। देखिए, भविष्य नियोजन जो है वो भविष्य से संबंधित होता है, और भविष्य आप जानते हैं कि अनिश्चित होता है। उसमें क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, प्लानिंग करके हम कुछ थोड़ा बहुत अनुमान उसके बारे में लगा सकते हैं। तो कहता है कि नियोजन सदैव भविष्य के बारे में किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है। नियोजन द्वारा भविष्य में संभावित परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाकर विभिन्न क्रियाओं को अच्छे से अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार नियोजन द्वारा भावी अनिश्चितता के होने वाले जोखिम को कम किया जाता है। ये बात ठीक है कि भविष्य में जो होगा, जो घटित होगा, आप उसको पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, हाँ कम जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने जो दुकान खोली हुई है, आपका जो बिजनेस है, अभी तक उस एरिया में अकेले ही आप उस वस्तु को बेचते थे या बनाते थे। अब मान लीजिए आपके बराबर में 4 व्यवसायी और स्थापित हो जाएं, व्यवसाय स्थापित हो जाएं, तो ये आपको पता है कि उन 4 के आने से आपकी बिक्री पर प्रभाव पड़ने वाला है। वो बिल्कुल आपके जैसा कारोबार करते हैं। मान लीजिए आप कपड़े का करते हैं, वो भी कपड़े का बिजनेस करने लगते हैं, और 4 बिल्कुल आपके बराबर में जो है शॉप खोल लेते हैं। तो ये आपको मालूम है कि भाई इनके आने से आप जो है प्रभावित जरूर होंगे, आपकी सेल प्रभावित होगी, आपके प्रॉफिट प्रभावित होंगे, लेकिन आप उसको कम तो नहीं कर, यानी आप उसको समाप्त नहीं कर सकते, आप उनको आने से नहीं रोक सकते। हाँ, एक काम हो सकता है कि आप उनके आने से जो आपका रिस्क बढ़ेगा, आपके लाभ कम होंगे, उनको कम होने से जरूर बचा सकते हैं। अर्थात पहले से ही आप ऐसे प्लानिंग बना सकते हैं कि आप अपने ग्राहकों को खुश रखें और ग्राहकों को टूटने ना दें। ठीक है, इसके बाद नियोजन आवश्यक क्रियाओं को छूटने और अपव्ययी क्रियाओं को कम होने, अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। यानी जो जरूरी क्रियाएं हैं वो छूटे ना, और फालतू की क्रियाएं हो जो है ना की जाएं, इसको कम करने का प्रयास करता है। नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य प्राप्ति के लिए भावी क्रियाओं का निर्धारण पहले कर लिया जाता है, पहले से सोच लिया जाता है क्या करना है। इसके प्रति यह निश्चित हो जाता है कि कब, कहां, क्या और क्यों करना है। इससे अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। हर एक के लिए टारगेट निश्चित कर दिया जाता है, ठीक है, और किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है। इस स्थिति में विभिन्न क्रियाओं व विभागों में समन्वय स्थापित हो जाता है, जिससे वे यह संभावना खत्म हो जाती है कि आवश्यक क्रियाओं को किया जाए या न किया जाए और अपव्ययी क्रियाएं होती रहें। इससे ये संभावना समाप्त हो जाती है कि जो जरूरी क्रियाएं हैं वो तो छूट जाएं और बेकार की क्रियाएं होती रहें। परिणामतः अपव्यय शून्य की ओर चले जाते हैं, नहीं वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती, कुशलता बढ़ती है और अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। इसमें देखिए, उदाहरण के लिए यदि ये निश्चित कर दिया जाए किसी विशेष महीने में इतनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, तो वित्त प्रबंधक जो है उसकी व्यवस्था कर लेगा। इस जान का मान लीजिए हमें पता है कि भाई जून महीने में इतना 1000 रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, तो वित्त प्रबंधक उसकी व्यवस्था कर लेगा। लेकिन पहले से कुछ निर्धारित नहीं है, तो हो सकता है या तो हम कम कर लें या ज्यादा कर लें। ज्यादा कर लेंगे तो नुकसान है, कम कर लेंगे तो हमारी क्रियाएं पूरा नहीं हो पाएंगी। ज्यादा कर लेंगे तो फालतू की जो अमाउंट हमने व्यवस्था की है वो बेकार की पड़ी रहेगी। जैसे मान लो हमें चाहिए 1 लाख और हमने 4 लाख की व्यवस्था कर ली, तो 3 लाख का ब्याज बिना बात देना पड़ सकता है। लेकिन अगर पैसा हमारा है तो हो सकता है ब्याज बेशक ना देना पड़े, तो ब्याज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उस 3 लाख को हमें एक्स्ट्रा किसी को ब्याज पर देकर ब्याज अर्न कर सकते थे, क्योंकि अब हमें अपने बिजनेस में के लिए उसको रख लिया तो हमें उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। जो ब्याज हमें प्राप्त हो सकता था अब हमें उसका लॉस उठाना पड़ रहा है। नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है, अर्थात नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प है। यानी नियोजन क्या है, नियोजन के अंतर्गत किसी काम को करने के विभिन्न विकल्पों की तलाश की जाती है। यानी किसी काम को करने की कौन कौन विधियां हो सकती हैं। किसी काम को करने के विभिन्न विकल्प अपने आप ही प्रबंधक के पास नहीं आ जाते। भाई किसी काम को करने के विभिन्न तरीके प्रबंधक के पास ऐसे नहीं कि अपने आप आ जाएंगे, बल्कि उसे उनकी खोज करनी पड़ती है। ठीक है, इस प्रयास में जब वो उनकी खोज कर रहा होता है तो उसके सामने कई नए नए विचार आते हैं और उनमें और अधिक निखार लाने से उनका गहराई से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार नियोजन से
प्रबंधकों में सोच विचार करने की शक्ति का संचार होता है और वह नव परिवर्तन और सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। ठीक, यानी हमने बताया कि नियोजन में नए नए विचार, यानी किसी काम को करने की विभिन्न विधियां होती हैं। ठीक है, उनमें से कौन सी विधि का प्रयोग करें, नई नई रिसर्च चलती रहती है, किसके क्या लाभ हैं, किसके क्या दोष हैं। जब इस तरह से नया नया सोच रहे होते हैं तो उस नए सोचने में बहुत कुछ नया निकल कर आता है। इससे उनकी सृजनशीलता अर्थात वो कुछ नया करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होते हैं और शोध और रिसर्च में, इनोवेशंस और रिसर्च में लगातार लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। मान लीजिए एक कंपनी ये चाहती है कि उसके व्यवसाय का विस्तार हो। यह विचार आते ही संबंधित प्रबंधक के मस्तिष्क में नियोजन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। नया विस्तार यानी व्यवसाय का विस्तार करने के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे क्या पहले वाले उत्पाद को ही कुछ किस्में तैयार की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले टीवी बना रहे थे, अब टीवी कई वेराइटियों में, कई साइजों में बनाने लगे, ऐसा भी हो सकता है। क्या थोक, पहले ऐसा हो सकता है केवल आप थोक में सेल कर रहे थे, फुटकर में भी सेल करने लगे। पहले ऐसा हो सकता है कि आप पुराने उत्पाद के लिए, जो पुराना उत्पाद बेच रहे थे, कि अब मान लो विस्तार करने के लिए पहले केवल आप पलवल अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब होडल, हसनपुर, हतीन, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में बेचें। ये भी विस्तार का एक रूप हो सकता है। और एक तरीका ये हो सकता है कि पहले केवल आप टीवी बना रहे थे, अब फ्रिज भी बनाने लगे, एलसीडी भी बनाने लगे, कंप्यूटर भी का भी निर्माण करने लगे। ये भी विस्तार के, यानी एक काम आपने सोचा कि बिजनेस का विस्तार कैसे है, उसके विस्तार के लिए आपके मन में कई नए नए तरीके आने लगे, फिर उन पर आपने खोज की और आपको कई नए नए अनुभव आपके सामने आए। इस प्रकार एक के बाद एक नए विचार आएंगे। ऐसा करने पर यह प्रबंधक की आदत बन जाएगी, यानी वो कुछ नया सृजन करता रहेगा और वह हर समय कुछ ना कुछ नया वह रचनात्मक करने की सोचेगा। कंपनी के लिए एक सुखद स्थिति है, ये अच्छी स्थिति होती है जो नियोजन के माध्यम से पैदा होती है। इसके बाद है नियोजन निर्णय में सहायक है। निर्णय का अर्थ निर्णय लेने की प्रक्रिया से, निर्णय का मतलब होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत विकल्पों की खोज की जाती है, आपको मालूम है, और सबसे अच्छे विकल्प का चयन किया जाता है। नियोजन के अंतर्गत निर्णय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यह विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन का आधार भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार नियोजन निर्णय में सहायक है। इसके बाद बात करते हैं नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निर्धारित करता है। यानी नियंत्रण जो है हम उस चीज का कर सकते हैं जो कि जो हमने सोचा उसके अकॉर्डिंग। नियोजन द्वारा संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करके संस्था में कार्य सभी विभागों और व्यक्तियों को बता दिया जाता है कि उन्हें कब और क्या और कैसे करना। उनके कार्य, समय, लागत आदि के बारे में पहले प्रमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं कि उन्होंने कितने समय में करना है, कैसे करना है, किन मशीनों की सहायता से करना है। नियंत्रण में कार्य पूरा होने पर उनकी वास्तविक कार्य और से तुलना प्रमापित कार्य के साथ करके विचलनों का पता लगाया जाता है कि हमने क्या सोचा था और कितना काम हुआ है। फिर हम कंपेयर करते हैं, सोचा ये था, कितना काम हुआ है, आगे हैं या पीछे हैं। और नियंत्रण में कार्य पूरा होने पर वास्तविक कार्य की तुलना प्रमापित कार्य के साथ करके विचलनों का पता लगाया जाता है। और अगर विचलन ऋणात्मक आ रहे हैं तो इच्छानुसार पूरा नहीं होते हैं तो जो उत्तरदायी व्यक्ति है या जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको उसके प्रति जिम्मेदार ठहराया जाता है और लास्ट में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। तो ये आपके नियोजन के महत्व पूरे होते हैं। थैंक यू।